नमस्कार, मैं मनोज कुमार। आप रसिया और यूक्रेन के जो आजकल के संबंध है उसके बारे में आप इस वीडियो में सुनेंगे कि क्या रसिया यूक्रेन पर हमला करेगा। जो जैसे आप जानते हैं कि 2014 का वक्त था, तो यूक्रेन पर जो है रसिया ने एक हमला कर दिया था एक रीजन पर, और वहाँ का क्रीमिया नामक जो स्थान था, क्रीमिया नाम का स्थान है, वहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। और वहाँ पे आजकल ये पार्ट है रसिया का पार्ट है ये, क्योंकि उन्होंने हथिया लिया था इसको यूक्रेन से। तो 2014 की बात हम करेंगे अभी तक फ़िलहाल में कि क्या सिनेरियो था उस वक्त और इस वक्त क्या सिनेरियो है। आपको कंपैरिजन करने में इसमें थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी। तो 2014 में आपको पता है कि वहाँ पे क्रीमिया पर जो है हथिया लिया था क्रीमिया को रसिया ने। तो उस वक्त की प्रेसिडेंशियलशिप थी हमारी, जो बाइडेन थे उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएस के। और प्रेसिडेंट उस वक्त थे हमारे पास जो बराक ओबामा वहाँ पे प्रेसिडेंट थे। उसकी प्रेसिडेंशियलशिप में वहाँ पे ये आक्रमण हुआ था। तो आप देखिए कि उस वक्त जो है जो बाइडन है उनको पता है कि रसिया इस तरह से रीजन को, यूक्रेन के रीजन को हथिया गया था। तो जैसे हम बात करें कि 1991 की बात करें तो ये यूक्रेन और रसिया एक ही देश थे। ये माने यूएसएसआर की बात हम कर रहे हैं। 1991 में इनका बिखराव हो गया था। वो अलग थलग पड़ गए थे। जैसे अनाज के एक भुट्टा होता है, उसमें अनाज होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और उसके बाद जो अलग अलग हो जाता है उसके बाद अलग करते हैं उसको। तो उसी तरह से यूएसएसआर पहले इकट्ठा था और बाद में अलग अलग बिखर गया था। यूक्रेन, जैसे रसिया के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो रसिया में देखिए 14.50 करोड़ जो है पॉपुलेशन है, और ये आप जानते हैं रसिया को लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है लैंड के हिसाब से। और यूक्रेन आप जानते हैं, यूक्रेन में आबादी एक छोटा देश है, फिर भी वहाँ पे 4 करोड़ 50 लाख समहाउ इतने वहाँ पे पॉपुलेशन है। तो आप अगर जानना चाहते हैं यूक्रेन का प्रेसिडेंट यहाँ पे जेलेंस्की है, आजकल के प्रेसिडेंट है यूक्रेन के। तो हम मैं 1991 की बात कर रहा था। तो देखिए जैसे यूएसएसआर के मेंबर कंट्रीज़ थे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस थे। और उसके बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड यूक्रेन। आप खुद ही देख लीजिए, यूक्रेन भी इसी का स्तर से था। आर्मेनिया है, अजरबैजान है, इत्यादि जो देश थे वो यूएसएसआर के पार्ट थे। आपको पता है कि मोल्डोवा भी वहाँ पर, यानी कि मोल्डोवा, तजाकिस्तान, यानी कि ये यूएसएसआर की कंट्रीज़ थे उस वक्त। यानी कि बड़ी ज़्यादा कंट्रीज़ थी, लेकिन फिर बिखर गया 1991 में। और वहाँ पे 2010 तक हम बात करें, 1991 टू 2010 तब तक की हम बात करें, तो ये रसिया एंड यूक्रेन आर दी ब्रदर्स, लाइक ब्रदर्स, या इनके रिलेशनशिप्स थे। तो ये भाई भाई की तरह रहते थे, सगे भाई की तरह इनका था, क्योंकि कल्चर और वहाँ की लैंग्वेज है उसमें बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है। और क्योंकि वहाँ की संस्कृति एक बराबर सी हैं लगभग लगभग। और इसके अलावा वहाँ पे देखिए रिलीजन, देखिए वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। रसिया में भी ज़्यादातर वही है और यूक्रेन में भी वही पर है, वही क्रिश्चियनिटी को ही ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। तो देखिए वहाँ पे 2010 तक ठीक था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 2010 में आ जाता है नाटो, जो है नाटो, या आप ये कह लीजिए कि यूएस वहाँ पे आगे आ जाता है। उनकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि चलो हम ऐसा करते हैं कि यूक्रेन में ऐसी गवर्नमेंट स्थापित करते हैं जो कि नाटो जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, या वो प्रो यूएसए हो, यानी कि यूएसए की जो यानी कि सपोर्टेड लीडर जो है वहाँ पर यूक्रेन में है वो जीत के आए और उनकी सरकार बने, प्रो यूएस गवर्नमेंट बने। तो ठीक है, इसको लेकर रसिया को चिंता थी, क्योंकि रसिया को बॉर्डर शेयर करता है। रसिया और यूक्रेन का बॉर्डर बराबर है, जिसका कर्च स्ट्रेट है। ये वहाँ पे डैश है, वह यानी कि लाइन है, कंट्रोल लाइन है, कर्च स्ट्रेट उसको बोलते हैं। यानी कि बॉर्डर शेयर करता है रसिया एंड यूक्रेन। तो रसिया को प्रॉब्लम खड़ी होगी कि अच्छा ऐसा है, तो उन्होंने 2014 में आपको पता है कि आक्रमण कर दिया था और उसको हथिया लिया था। और अब भी यही चल रहा है। पुतिन के बारे में आप जानते होंगे कि रसिया का प्रेसिडेंट है, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के बारे में आपने सुना है, आजकल की नेशनल मीडिया में आपने सुना है कि आप रोज़ सुनते होंगे नेशनल मीडिया में कि ये पुतिन जो है एक करप्ट लीडर हैं, और उसके जो मिनिस्टर्स हैं, बाकी की सरकार है, वो सारी की सारी एक करप्टेड हैं, और वहाँ पे कुछ भी सही नहीं, उन पे भारी आरोप जो है लग रहे हैं आजकल के।
तो अभी फ़िलहाल के लिए क्या हो रहा है कि डोनबास एरिया है, यूक्रेन का डोनबास एरिया है, जैसे यूक्रेन जैसे क्रीमिया है, क्रीमिया था, वैसे ही डोनबास है। डोनबास को अब रसिया लगभग लगभग कब्जा चुका है, लेकिन बस कुछ ही एक प्रोसेस बचा हुआ है। ऐसा लगता है कि वो आराम से हथिया लेगा। लेकिन क्या आप सोचेंगे कि क्या यूएस उस पर कूद पड़ेगा, यूएसए वार कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्रीमिया पर भी यूएस ने कोई वार नहीं किया था। ऐसा लगता है कि अब भी क्रीमिया अभी डॉनबास जो एरिया है यूक्रेन का, उसको लेकर भी यूएस रसिया से सीधा वार कर सकता है। इसका बड़ी संभावना बिल्कुल कम है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि वहाँ पे साथ लगते कोई और बड़े देश हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही कि यूक्रेन का ये एरिया है, दूसरा एरिया भी कब जाता जा रहा है रसिया। तो नहीं, ऐसा नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सीधे सीधे थी। उनको ज़रूरत थी नेचुरल गैस की उनको आवश्यकता थी, यूक्रेन, फ्रांस इत्यादि देशों को। तो वहाँ पे रसिया ने बिल्कुल आसानी से वहाँ पे एक आउट पास बना के, यानी कि यूक्रेन का लैंड एरिया को बिना यूज़ किए हुए उन तक गैस जो पहुँचा दी। और उस स्कीम के तहत, स्कीम का नाम नॉर्ड कुछ ऐसे करके नाम है उसका। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन कुछ ऐसा नाम है नीचे। हाँ, एग्जैक्टली यही नाम है एक्चुअली में। और इसके तहत जो है उनको, दोनों देशों को ये नेचुरल गैस मिल चुकी है और उनकी समस्या दूर हो चुकी है। क्या इंडिया को लेकर आप सोच रहे होंगे कि इंडिया क्या करेगा, क्योंकि वह सबसे बड़ा लोकतंत्र और बड़ा देश माना जाता है विश्व पटल पर, पैसिफिक पटल पर एक बड़ा देश माना जाता है। तो ओके, इंडिया ने 2014 में 2014 में क्या किया था, जब क्रीमिया को हथिया लिया था रसिया ने, तो इंडिया ने रसिया का साथ दिया। तो अब क्या करेगा? अब भी ऐसा ही करना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि इमेज चाहे इंटरनेशनल जो वर्ल्ड लेवल पे जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं देशों के बीच में, वो कभी भी आपको पता है सबको कि परमानेंट ना कोई भाई है ना परमानेंट कोई दुश्मन है। यहाँ पर मतलब की दुनिया है, और जो जहाँ से कुछ माल मिलता है वो मित्र होता है, जहाँ से माल मिलना बंद हुआ वो दुश्मन देश बन जाता है। यानी कि उसका कोई यूज़ रहता नहीं है। जब तक गैस चाहिए थी, नेचुरल गैस चाहिए थी जर्मनी, फ्रांस इत्यादि देशों को, तब तक जो है ये यूक्रेन उनके लिए काफ़ी एक बड़ा महत्वपूर्ण एरिया था। वो कुछ ना कुछ वहाँ से करते रहते थे, कमेंट्स करते रहते थे, उनको चिंता थी। लेकिन अब उनको गैस मिल गई है। अब भाड़ में जाए यूक्रेन, भाड़ में जाए उसका डोनबास, भाड़ में जाए क्रीमिया हथियाता रहे, कोई भी मतलब उनको कोई चिंता इस वक्त नहीं है ना। इंडिया इसमें क्या करेगा? तब भी रसिया का साथ दिया था, अब भी रसिया का साथ देगा। तो देखिए इंटरनेशनल लेवल पे इनकी थोड़ी बेइज्जती होगी कि कोई ऐसे देश के साथ ये मिल रहा है जिस पे आक्रमण हो रहा है। जैसे हमारा म्यांमार के साथ हमने आजकल कर रहे हैं, हमने जो एक्सरसाइज थी उसको हमने पार्टिसिपेट किया म्यांमार के साथ। तो एक टोटल 8 देश थे केवल वहाँ पे, कि 60 से प्लस जो देश हैं वो पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन इस बार 8 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। उसमें से क्वाड के 3 देशों को छोड़कर सिर्फ इंडिया ही है जिसने म्यांमार के साथ एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें भी भारत की काफ़ी आलोचना हुई है, आप देख रहे हैं, और लगातार आलोचना हो रही है कि भारत ये क्या कर रहा है, कोई ऐसे देश के साथ जो है डिफेंस में यानी कि मिलिट्री में एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये क्या हुआ? ये तो ठीक बात नहीं है। लोगों, वो आर्मी रूल वहाँ पर है म्यांमार में, और वो अत्याचार कर रही है अपने नागरिकों पर, सैकड़ों लोग मार चुकी हैं। तो और उसके साथ ये चाय पानी कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये बात सही नहीं है, उसकी आलोचना लगातार होती जा रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इंडिया फंस चुका है। अगर इंडिया रसिया के साथ विश्वासघात करता है, यानी कि विपक्ष में वोट देता है, विश्वासघात है इसको नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि अगर खिलाफ जाएगा तो इंडिया फंस जाता है, क्योंकि रसिया के साथ हमारी ज़्यादा डील्स हैं, ट्रेड को लेकर भी और डिफेंस को लेकर भी काफ़ी डील्स हमारे बीच में है, इंडिया और रसिया के बीच में। तो इंडिया रसिया का खिलाफत हो जाएगी। अगर यूक्रेन के साथ जाता है तो बढ़िया तो है, यानी कि जायज़ बात तो है, यूक्रेन का वोट दें, लेकिन ये दुश्मनी झेल नहीं पाएगा भारत, है ना। तो ये मेरा कहने का मतलब है। तो यहाँ पर दोनों देश हैं। हुआ क्या है एक्चुअली में, एक और कंटेंट आपको मैं बताना चाहता हूँ इनके बीच में, क्योंकि प्रो रसिया वहाँ पर यूक्रेन में काफ़ी लोग हैं, कुछ रीजन्स के लोग प्रो रसिया हैं, और कुछ लोग जो वहाँ पे यूक्रेन के हैं वो प्रो यूएस हैं।
क्या होता है वहाँ पर, कुछ मेंबर्स हैं वो रसिया का सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे यूक्रेन में, और कुछ मेंबर्स हैं वो बिल्कुल अगेंस्ट है रसिया के। तो इसलिए अगर यूक्रेन का जो डोनबास है एरिया है उसको रसिया हथिया लेता है, तो यूक्रेन के जो बाकी लोग हैं जो प्रो रसिया नहीं है वो काफ़ी दुख में होंगे, क्योंकि उनके देश का एक बड़ा भाग जो है रसिया ऑलरेडी ले चुका है, और दूसरा भाग भी जाने वाला है। क्या करता है इंडिया, क्या करता है यूएसए, तो ये देखने वाली बात है, आगे देखना पड़ेगा इसके लिए। और ये अगर रसिया इन्वेट करना चाहे तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ही महीनों में ये आराम से वहाँ पे रेफरेंडम करवा के आराम से उसको अपना एरिया बना सकते।